हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान को, सोशल स्टडीज को पढ़ेंगे, जिसमें आज का चैप्टर है हमारा 3 और इस चैप्टर का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। तो एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 3 को आज हम लोग देखेंगे। इसका नोट्स का एनसीईआरटी चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आप इस नोट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं से भी इस नोट्स में कोई भी पॉइंट नहीं छूट पाया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे चला और कहाँ तक यह पहुँचा, और इसके बावजूद प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव रहा भारत पे और पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, सभी ये सब सारे टॉपिक संबंधित हम लोग इस चैप्टर से पॉइंट को जानेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू किया गया था। तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और यह लगभग 4 वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। लगभग 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश ने भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप जिस अवस्था में पहुंच चुका था वह अंतर्राष्ट्रीयता की स्थिति थी, जिसने विभिन्न राष्ट्रों को 2 गुटों में संगठित कर दिया था, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला कोई पुल न था। दोनों युद्ध शिविरों में निरंतर प्रलंबकारी अस्त्र शस्त्र निर्मित किए जा रहे थे। घृणा और प्रतिस्पर्धा का भाव परस्पर बढ़ते जा रहे थे दोनों गुटों के बीच, और यह दोनों गुट जो थे किसी भी दशा में शांति नहीं चाहते थे, शांति प्राप्त नहीं कर सकते थे। इन दोनों के संबंध इतने बिगड़ चुके थे दोनों गुटों का कि इन लोगों के शांति पर नियंत्रण युद्ध के पश्चात ही संभव था। लेकिन आवश्यक क्या था कि संपूर्ण विश्व इस युद्ध से प्रभावित होगा, पूरा विश्व ही प्रथम विश्व युद्ध से, और हुआ भी यही। प्रथम विश्व युद्ध से पूरा विश्व प्रभावित हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, तो युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बर्बादी के कारण और युद्ध के कारण जो बर्बादी हुई, अर्थव्यवस्था बिगड़ी, तो इसके कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई और इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाया गया। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई और 1913 से 1918 के बीच दाम दुगने हो गए। तो दाम दुगने होने के कारण आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने के कारण भी लोग बहुत क्षुब्ध थे, गुस्सा थे। भारत में कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी आ गई थी और उसी समय इन्फ्लुएंजा नामक महामारी की समस्या भी आ गई, जिससे गंभीर रूप से यह समस्या पैदा कर दिया इन्फ्लुएंजा महामारी। 1921 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो अकाल महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए थे अकाल महामारी से, 1921 के जनगणना के अनुसार। अब है नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का सत्याग्रह का अर्थ। तो सत्याग्रह का अर्थ होता है, सबसे पहले आप जानिए कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलन का एक नायाब तरीका अपनाया और यह तरीका इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत जरूरी नहीं होती है, क्योंकि वह सही चीज़ों के लिए लड़ रहा है। तो गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है।
इसीलिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उसके बाद है, इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है रॉलेट एक्ट, जो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को लाया गया था। 17 मार्च 1919 को इसको पास किया गया था, रॉलेट एक्ट विधेयक को। और इस कानून को बिना वकील, यह ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट कि जिसको बिना कानून, इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट को कहा गया है। कारण इसका यह था कि काला कानून कहने का कि सरकार जिसको चाहे इस कानून के द्वारा जब चाहे जब तक चाहे जेल में रख सकती थी, और वह भी बिना मुकदमा चलाए। कोई मुकदमा चलाए बिना भी सरकार जब तक चाहे, जिसको चाहे जब चाहे बंद रख सकती थी जेल में। इसीलिए इस कानून को काला कानून कहा गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट का कानून विहीन कानून कहा था, कानून विहीन कानून। और 30 मार्च 1919 को तिथि एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए निर्धारित की गई थी इसके विरोध में, और इस तिथि को बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई थी। गांधी जी के अनुरोध पर रॉलेट एक्ट को 6 अप्रैल को देश भर में हड़तालों की आयोजन हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के अनुरोध पर, और पंजाब और दिल्ली में गांधी जी के प्रवेश को प्रतिबंध लगा दिया गया था इस रॉलेट एक्ट के आंदोलन के, जो गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था उसके कारण। तो इसका समर्थन नहीं किया गांधी जी द्वारा, भारतीयों एक भी भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया। फिर भी यह पारित हो गया रॉलेट एक्ट, और इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकान बंद हो गई और रेल कारखानों में मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत में राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को भी बंदी बनाया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश से रोक लगा दिया गया। तो ये था रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी बहुत ही भयावह हत्याकांड था। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर शांतिपूर्ण रूप से जो प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी, उन पर गोली चला दी। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों का आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई थी। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाख के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी, जिसमें करीब 20,000 लोग थे। अंग्रेजी सैनिक जनरल रेगिनाल्ड रेक्स डायर ने बिना पूर्व चेतावनी, कोई चेतावनी नहीं दिया था, और बिना पूर्व चेतावनी के साया स्थल में गोलीबारी का आदेश दे दिया। इस गोलीबारी में कई लोग मारे गए तथा कई लोग घायल हुए। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस घटना को जानबूझकर किए गए क्रूर हत्याकांड की संज्ञा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बारे में कहा कि समय आ गया है, अब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक की सुस्पष्ट कर सकते हैं। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर का कथन था कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी गई थी, उन्होंने अपना सभी विशेष उपाधियों को लौटा दिया था, जिसमें इस हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, उसको लौटा दी। वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में।
और इसको इस घटना के बारे में शंकर नायर ने बताया था, गांधी जी ने बताया था, गांधी जी ने कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि यह हिमालय से भी बड़ी गलती थी। यह दिन सोमवार था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन, और महात्मा गांधी द्वारा उपवास रखा गया था। तो जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों की एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था और यह चारों तरफ से बंद था। निकलने का रास्ता संकीर्ण थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए, भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना से सैकड़ों लोग मारे गए। बहुत ही क्रूर दुर्घटना थी यह। और ये रॉलेट एक्ट के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे, महात्मा गांधी, शंकर नायर जैसे लोगों ने अपनी नाइटहुड की अपनी उपाधियां जो दिया गया था इन लोगों को, सारे के सारे इन लोगों ने अपनी उपाधियां को वापस कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आंदोलन की विस्तार की आवश्यकता। तो आंदोलन की विस्तार की आवश्यकता थी। तो रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था, रॉलेट एक्ट, और महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन के विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। यह महात्मा गांधी का मानना था कि पूरे देश में एक साथ आंदोलन हो, तो ऐसा तभी संभव है जब तीनों लोग हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो एक मंच पे आ जाएं, तभी ये संभव था। तो वही मौका मिला खिलाफत आंदोलन का, महात्मा गांधी का एक मौका मिल गया। तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रवेश से एक नई क्रांति की लहर भी दौड़ी। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 1919 ईस्वी में हुआ। 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने दिल्ली में की। तो खिलाफत के मुद्दे ने गांधी जी को एक अवसर दिया जिसे हिंदू और मुसलमानों के एक मंच पर लाया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार, जो तुर्की का करारी हार हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, तो ऑटोमन के शासक एक कड़े संधि समझौते की अफवाह फैली हुई थी। ऑटोमन का शासक इस्लामी संप्रदाय का खलीफा भी हुआ करता था। खलीफा की तरफदारी के लिए बम्बई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाई इस कमेटी के नेता थे। वे भी चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर जन आंदोलन करें। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए एक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये था खिलाफत आंदोलन। और इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन। तो आइए हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। असहयोग आंदोलन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था, तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उसके साथ सहयोग किया। अगर भारतीय सहयोग नहीं करता तो अंग्रेजी साम्राज्य कभी भी भारत में स्थापित नहीं हो पाता। तो इस तरह से अगर हम उसके अंग्रेज को हुकूमत से, महात्मा गांधी का यह कहना था कि अगर हम अंग्रेज की हुकूमत को मानना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर ही चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। महात्मा गांधी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगें तो अंग्रेज के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। तो यह सोच था महात्मा गांधी का, और यही सोच बहुत बड़ी कामयाबी सिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। तो असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। असहयोग आंदोलन में इस समय आंदोलन के दौरान ही उपाधियों को वापस की गई। सिविल सर्विस सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार करना। जितने भारतीय थे सभी के द्वारा सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन के टाइम में यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है। महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों को बताया गया।
तो नेक्स्ट पॉइंट है आंदोलन के विभिन्न स्वरूप। आंदोलन किस प्रकार के स्वरूप को पकड़ा, तो आंदोलन के विभिन्न स्वरूप सामने आया। जैसे हो गया असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी और इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने शिरकत की थी और हर वर्ग की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। सबने स्वराज के आह्वान का सम्मान किया था, लेकिन विभिन्न लोगों के लिए इसके विभिन्न अर्थ थे। सभी लोगों का अलग अलग अर्थ था और सभी लोगों में ने 1921 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन को एक साथ लेकर के चला। खिलाफत आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू की गई और समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया, लेकिन सबका जो मुद्दा था सबका अलग अलग था। शहरों में आंदोलन किस प्रकार का फैला, तो शहरों में मध्य वर्ग में आंदोलन में अच्छी भागीदारी हुई। उच्च वर्ग के लोग इसे दूरी बनाकर ही रहे। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। मद्रास को छोड़कर अधिकांश राज्यों में काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास की जस्टिस पार्टी में ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे, उनके लिए काउंसिल के चुनाव एक ऐसा माध्यम थे जिससे उनके हाथ में कुछ सत्ता आ जाती, ऐसी सत्ता जिस पर केवल ब्राह्मणों का नियंत्रण था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों का घेराव किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्वदेशी आंदोलन के समय में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई और स्वदेशी सामानों को अपनाया गया। 1921 से 22 तक विदेशी कपड़ों का आयात घटकर 102 करोड़ रुपये से घट करके 57 करोड़ रह गया था। तो यह बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुआ। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से भारत में बने कपड़ों की मांग भी बढ़ गई। तो नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, आंदोलन में सुस्ती आने के कारण। आंदोलन में सुस्ती भी आ गया था, तो क्या कारण था आंदोलन में सुस्ती आना, तो कारण था कि मिल में बने कपड़ों की तुलना में खादी कपड़ा जो थी बहुत महंगी होती थी। गरीब लोग खादी पहनने में असमर्थ थे, वो इतने महंगे कपड़े खरीदने में असमर्थ थे। अंग्रेजी संस्थानों के बहिष्कार से विकल्प के तौर पर भारतीय संस्थानों की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई और ऐसे संस्थान बहुत धीरे धीरे पनप रहे थे। शिक्षक और छात्र दोबारा स्कूलों में जाने लगे, इसी तरह वकील भी अपने काम पर लौटने लगे। तो इस प्रकार से देखा गया कि आंदोलन में सुस्ती भी हुआ और यही कारण था कि बीच बीच में महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित कर देते थे और फिर से आंदोलन चालू करते थे, ताकि लोगों के प्रति जो सुस्ती आ जाती थी। लोग बहुत दिन तक, लंबे समय तक कोई भी आंदोलन चलने के कारण उसमें सुस्ती आ जाती थी। तो यही कारण से महात्मा गांधी बार बार आंदोलन को स्थगित कर देते थे और कुछ दिन के बाद फिर वही दूसरे आंदोलन को शुरू करते थे। तो गाँव में विद्रोह, शहरों के बाद गांव में भी असहयोग आंदोलन फैलने लगा। पहले तो शहर में असहयोग आंदोलन फैला, उसके बाद गांव में भी फैलने लगा असहयोग आंदोलन और भारत के विभिन्न भागों में किसान और आदिवासी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। तो अवध में देखा गया कि अवध में बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन की अगुवाई की और वह एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले बंधुआ मजदूर के तौर पर फीजी में काम किया था। तालुकदारों और जमींदारों से अधिक मालगुजारी मांगे जाने के विरोध में किसान उठ खड़े हुए थे। किसानों की मांग थी कि मालगुजारी कम कर दी जाए, बेगार को समाप्त किया जाए और कठोर जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने गांव का दौरा करना शुरू कर दिया। वह किसान का समस्या समझना चाहते थे। अक्टूबर में अवध किसान सभा का गठन हुआ। इसकी अगुवाई जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोग कर रहे थे। अपने आप को किसान के आंदोलन से जोड़कर कांग्रेस अवध के आंदोलन को एक व्यापक असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने में सफल हो पाई। इस स्थानों पर लोगों ने महात्मा गांधी का नाम लेकर लगान देना भी बंद कर दिया। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोगों ने अवध में देखा गया कि लगान देना लोगों ने बंद कर दिया। दूसरा पॉइंट है आदिवासी किसान आंदोलन।
तो आदिवासियों द्वारा भी आंदोलन किया गया, आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी के स्वराज का आदिवासी किसानों ने अपने ही ढंग से मतलब निकाला था। आदिवासियों को जंगल में पशु चराने और वहाँ के फल और लकड़ी इकट्ठा करने से रोका जाता था। इस प्रकार से उनमें गुस्सा था उनके अंदर, और जंगल से संबंधित नए कानून उनकी आजीविका के लिए खतरा साबित हो रहे थे। और सरकार उनके सड़क निर्माण में बेकार करने के लिए बाधित करती थी, ज़बरदस्ती बेकार करवाती थी सरकार। तो इस कारण से आदिवासी किसान भी बहुत क्षुब्ध थे, अंग्रेजों से नाराज थे, और यही कारण था युद्ध छिड़ने का, जिसके चलते अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजी अफसरों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध भी छेड़ा गया आदिवासियों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बागानों में स्वराज। तो इंडियन एग्रीमेशन एक्ट 1859 के अनुसार चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के बिना अनुमति के बागान छोड़कर जाना मना था। बिना अनुमति लिए वहां से बागान छोड़कर के कोई भी मजदूर नहीं जा सकता था। जब असहयोग आंदोलन की खबर बागानों तक पहुंची तो कई मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया, बागान को छोड़कर अपने घर तरफ चल पड़े। लेकिन रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण वे बीच में ही फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। कई विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन की सही मतलब को कांग्रेस द्वारा ठीक तरीके से नहीं समझाया गया था। विभिन्न लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना मतलब निकाला था। उसके लिए स्वराज का मतलब था उनकी हर समस्या का अंत। लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने गांधी जी का नाम जपना शुरू कर दिया और स्वतंत्र भारत के नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसा कहा जा सकता है कि वे अपनी समझ से परे उस विस्तृत आंदोलन से किसी न किसी रूप में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इस प्रकार देखा गया कि जितने भी आंदोलन खड़ा किए गए गांधी जी द्वारा, उन सभी आंदोलन को सभी वर्गों के लोगों द्वारा अपनाया गया और उसमें सभी लोग ने अपना भागीदारी निभाया। नेक्स्ट पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1921 के अंत आते आते इस जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा। फरवरी 1922 में जैसे चौरी चौरा का हत्याकांड हो गया था गोरखपुर में, यूपी में, तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया था। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे पुराने नेताओं ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बनाई। काउंसिल की राजनीति में भागीदारी की भी वकालत करने लगे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता तो जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। उन्होंने तो पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। यह कांग्रेस में अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध का एक काल था। इसी काल में ग्रेट डिप्रेशन का असर भी भारत में महसूस किया जाने लगा। 1926 से खाद्यान्नों की कीमतें गिरने लगी। 1930 में कीमतें मुंह के बल गिरी। ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव के कारण पूरे देश में तबाही का माहौल था। नेक्स्ट पॉइंट है साइमन कमीशन। अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन गठित किया। इस कमीशन को भारत में संवैधानिक सिस्टम के कार्य का मूल्यांकन करने और जरूरी बदलाव के सुझाव के लिए बनाया गया था। लेकिन इस कमीशन में केवल अंग्रेज सदस्य ही थे, इसीलिए इस साइमन कमीशन को विरोध किया गया था। क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, तो इस प्रकार से भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन को विरोध किया गया था और साइमन गो का नारा भी दिया गया था। तो इस साइमन कमीशन के सदस्य सर जॉन साइमन, बार्नोन हार्टसोन, स्ट्रेस कोना और क्लीमेंट इटली, कर्नल बर्नहम और जॉर्ज लेनफोक्स, हार्वर्ड केडोन। तो विरोध के दो प्रमुख कारण थे, क्योंकि इसमें कमीशन की नियुक्ति को 2 वर्ष पूर्व ही आ जाना, 2 वर्ष पहले ही आ गया था और भारतीयों को इसमें एक भी भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यही कारण था साइमन कमीशन का विरोध का। तो साइमन कमीशन 1927 में लागू किया गया था और 28 में
बम्बई में पहुंच गया था, भारत पहुंचा साइमन कमीशन। तो साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसका स्वागत हुआ। विद्रोह में सभी पार्टियां शामिल हुई साइमन कमीशन का विरोध में। और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज के कारण। तो अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट्स की ओर इशारा किया था, लेकिन इसकी समय सीमा नहीं बताई गई थी और उसने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का न्योता भी दिया था। उग्र नेता कांग्रेस में प्रभावशाली होते जा रहे थे। वे अंग्रेजों के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। नरम दल के नेता डोमिनियन स्टेट के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस में उनका प्रभाव कम होता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे और उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था और लोगों से आह्वान किया गया था कि संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। लेकिन इस कार्यक्रम को जनता का दबा ही समर्थन प्राप्त हुआ था। फिर भी यह महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया कि लोगों के दैनिक जीवन के ठोस मुद्दे के साथ स्वाधीनता जैसे अमूर्त मुद्दे को कैसे जोड़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है दांडी मार्च। तो महात्मा गांधी का विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार था। जो नमक को सभी लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता था, चाहे वह गरीब वर्ग का हो या अमीर वर्ग का हो। तो अधिकांश लोगों ने, जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे इसमें, तो इस सोच को हास्यास्पद करार दिया। गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें एक अन्य मांगों के साथ नमक कर को समाप्त करने की भी मांग रखी गई थी। दांडी मार्च या नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया और उसके साथ 78 अनुयायी भी शामिल थे। दांडी मार्च के समय में गांधी जी के साथ 78 अनुयायी शामिल थे। उन्होंने 24 दिन तक लगातार साबरमती से दांडी तक की यात्रा की। 240 मील की दूरी तय की थी 24 दिन की यात्रा में। कई अन्य लोग रास्ते में उनके साथ भी जुड़ते गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी पर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा। दांडी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना प्रदर्शन किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, आदिवासियों ने जंगल संबंधी कानून का उल्लंघन किया। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रिया। तो अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाना शुरू किया और इससे कई स्थानों पर हिंसक झड़पें भी हुई। लगभग 1 महीने बाद गांधी जी को भी हिरासत में ले लिया गया। लोगों ने अंग्रेजी राज्य के प्रतीकों पर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे पुलिस थाना हो गया, नगरपालिका भवन हो गया, कोर्ट और रेलवे स्टेशन। तो जितने भी अंग्रेजी राज के प्रतीक थे सभी पर हमला करना शुरू कर दिया गया लोगों द्वारा। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था और सरकार इसे बहुत ही दमनकारी नीति अपनाई। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों की हिरासत में भी लिया गया। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन। जब आंदोलन हिंसक रूप होने लगा तो गांधी जी ने इसे बंद कर दिया। उन्होंने 5 मार्च 1931 ईस्वी को इरविन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। इसके बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को भी रिहा करने की सरकार से मांग की गई गांधी जी द्वारा। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन गए, लेकिन वार्ता विफल हो गई और गांधी जी निराश होकर के वापस लौट पड़े। जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने पाया कि अधिकांश नेता जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। मीटिंग, धरना, प्रदर्शन को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए थे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया, लेकिन 1934 आते आते आंदोलन की हवा निकल गई। आंदोलन भी धीरे धीरे शिथिल पड़ गया और थम गया। नेक्स्ट पॉइंट है आंदोलन के बारे में लोगों का क्या मत था। तो आंदोलन के बारे में, जैसे किसान हो गए, तो किसानों के लिए स्वराज की लड़ाई का मतलब था कि सभी लोग अलग अलग नज़रिए से देख रहे थे इस आंदोलन को। और किसानों का मतलब था कि अधिक लगान के विरुद्ध लड़ाई। किसानों द्वारा लड़ा गया इस आंदोलन को अधिक
लगान के लिए, और 1931 में लगान दरों में सुधार के बगैर ही आंदोलन बंद कर दिया गया। तो किसान अत्यधिक निराश थे। जब 1932 में आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया तो उसमें से अधिकांश ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। छोटे किसान तो ये सोचते थे कि बकाया लगाना पूरी तरह से माफ़ हो जाए। वे अब समाजवादियों और कम्युनिस्टों द्वारा चलाए जा रहे उग्र आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। किसान और कांग्रेस धनी जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस और गरीब किसान के बीच में रिश्ते में सुनिश्चित नहीं थी, रिश्ते में कोई भी सुनिश्चितता नहीं थी। व्यवसायी लोग इस आंदोलन के किस रूप में लिए, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों का व्यवसाय काफ़ी बढ़ गया था। वे अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ थे जो व्यवसाय में बाधा डाल रहे थे। आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपये और पाउंड का ऐसा विनिमय दर चाहते थे जिससे आयात को रोका जा सके। तो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन 1927 में हुआ। यह व्यवसाय के हित को एक साझा मंच पर लाने के प्रयास का परिणाम था। व्यापारियों के लिए स्वराज का मतलब था गलघोटू अंग्रेजी। व्यापारियों के लिए स्वराज का क्या मतलब था? गलघोटू अंग्रेजी नीतियों का अंत। किसानों के लिए स्वराज का मतलब था लगान बंद किया जाए। तो सभी समाज वर्गों के लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग नीतियों से इस आंदोलन में भाग लिया था। तो वे ऐसा माहौल चाहते थे जिससे व्यवसाय फले फूले। व्यापारी लोग इस तरह का माहौल चाहते थे। आतंकी घटनाओं कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से भी चिंतित थे। अब औद्योगिक मजदूर किस प्रकार से इस आंदोलन को लिया, तो कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति औद्योगिक मजदूरों का रवैया ठंडा ही रहा। चूँकि उद्योगपति के कांग्रेस के नज़दीकी थे, इसलिए मजदूरों ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी, लेकिन कुछ मजदूर आंदोलन में शामिल हुए थे। कांग्रेस भी उद्योगपतियों की दरकिनार नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने मजदूरों की मांग का अनसुना कर दिया। अब महिलाओं की भागीदारी, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी रही थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को भी देखा गया कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। महिलाओं ने भी लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और शराब के दुकानों पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। लेकिन उसमें से अधिकांश शहरों में रह रही ऊंची जाति के से भी और ग्रामीण इलाकों के घनी घरों से भी, लेकिन सभी काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस अपने संगठन में महिलाओं को जिम्मेदारी पर देने से कतराती रही। कांग्रेस केवल महिलाओं के प्रतीकात्मक भागीदारी से ही संतुष्ट रहना चाहती थी। अब है सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी, तो दलितों की भागीदारी भी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की क्या भागीदारी थी, तो शुरुआत में कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि दलितों की स्थिति सुधारने के लिए समाज सुधार आवश्यक है। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि छुआछूत को समाप्त किए बगैर स्वराज की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। इसलिए कई दलित नेता दलित समुदाय की समस्याओं का राजनीतिक समाधान चाहते थे। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों में दलितों के लिए आरक्षण और दलितों के लिए पृथक चुनावी प्रक्रिया की मांग रखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित रही थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों के लिए पृथक चुनाव प्रक्रिया के मुद्दे पर गांधी जी से टकराव भी हुआ अम्बेडकर को। जब अंग्रेजी हुकूमत ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू जेल में ही कर दिया। अंततः अम्बेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी और इस परिणति को सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हस्ताक्षर के रूप में हुई। इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे दलित वर्गों के लिए राज्य और केंद्र के लिए विधायकों में आरक्षित सीट पर मुहर लगा दी गई, लेकिन मतदान आम जनता द्वारा किया गया था। मुसलमानों की भागीदारी कैसी रही आंदोलन में? असहयोग आंदोलन, तो असहयोग खिलाफत आंदोलन के छीन पड़ने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से दूर होता गया
और 1920 के दशक में देखा गया कि कांग्रेस को हिंदू राष्ट्रवादी समूह के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक गठन बनने की कोशिश हुई। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक महत्वपूर्ण नेता थे और वह पृथक चुनाव प्रक्रिया का मार्ग को छोड़ने को तैयार थे, लेकिन वह मुस्लिमों के लिए केंद्रीय विधायिका में आरक्षित सीट चाहते थे। वह मुस्लिम बहुल इलाकों पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते थे। 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू सभा में एम.आर. जयकर ने इस समझौते का विरोध किया और इससे कांग्रेस और मुस्लिम के बीच दूरी और बढ़ गई। राष्ट्रवाद की भावना, तो जब लोग यह मानने लगे कि वे एक ही राष्ट्र के विभिन्न अंग हैं और कई बात उन्हें एकता के सूत्र में बांधकर रखती है, तो राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। स्वाधीनता की लड़ाई ने लोगों में एकता की भावना को जन्म दिया। इसके अलावा कई सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भी राष्ट्रवाद की भावना को यथार्थ करने में अपनी भूमिका निभाई। तस्वीरों में राष्ट्र क्या रहा, तो राष्ट्र की पहचान को सामान्यतः किसी चित्र द्वारा मूर्त रूप दिया जाता है जिससे लोग राष्ट्र की पहचान कर सकें। भारत माता का चित्र मातृभूमि की परिकल्पना को कागज पर उतारती थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। इसे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया भी गया था। विभिन्न कलाकारों ने भारत माता को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो इस तस्वीरों के रूप में भी राष्ट्र को पहचान दिया गया। लोक कथाएं के रूप में भी राष्ट्र को पहचान दी गई। कई राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार के लिए लोक कथा का सहारा लिया। उनका ऐसा मानना था कि लोक कथा ही पारंपरिक संस्कृति को सही ढंग से दिखा सकती है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को भी प्रतीक के रूप में लिया गया। जो राष्ट्र ध्वज हम आज देखते हैं उनकी विकास कई चरणों में हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे लाल, हरा और पीला का प्रयोग हुआ था और इस झंडे के उस समय के 8 राज्यों के प्रतीक के रूप में 8 कमल के फूल बने हुए थे। इस पर एक दूज का चांद भी था जो हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक था। गांधी जी ने 1921 तक स्वराज ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। यह भी एक तिरंगा ही था, लाल, हरा और सफ़ेद, जिसके बीच में एक चरखा था। इतिहास की पुनर्व्याख्या, तो कई भारतीयों का मानना था इतिहास की पुनर्व्याख्या द्वारा भी राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाया गया। तो कई भारतीयों का मानना था कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। उन्हें लगता था कि हमारे इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से जानने की ज़रूरत है। वे भारत के सुनहरे अतीत को उजागर करना चाहते थे ताकि भारतीय लोगों को इस पर गर्व महसूस हो सके। तो इस प्रकार से देखा गया कि विभिन्न तरीक़ों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन पूरे देशव्यापी रूप से चलाया गया और इसमें सफलता भी मिली। तो आज का ये हमारा चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद, जिसको हम लोगों ने देखा। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर।